चलिए आज की इस कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। साल था 1993 और शहर था मुंबई। रात के करीब 3 बज रहे होंगे। पूरा शहर एकदम गहरी नींद में था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। लेकिन सोचिए, उस खामोशी के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो जाग रहे थे, जिनके हाथों में सिर्फ अपने फैसले नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर थी। आपने फिल्म धुरंधर 2 के उस बड़े साहब वाले फिक्शनल किरदार के बारे में तो सुना ही होगा ना। एक ऐसा इनविजिबल बॉस जो कभी सामने नहीं आता लेकिन सब कुछ कंट्रोल करता है। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर वो सिर्फ एक कहानी ना हो। इस पूरी कहानी की जड़ में बस एक ही फलसफा है। इस शहर में रिस्पेक्ट कमाई नहीं जाती, बनाई जाती है। और उसे बनाने का सबसे तेज तरीका है डर। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये कम उम्र में महसूस किया गया एक ऐसा गहरा सच था जिसने इंडिया के सबसे वांटेड इंसान को जन्म दिया। एक ऐसा शख्स जिस पर आज तक इंटरपोल का रेड नोटिस एक्टिव है। एक ऐसा दिमाग जिसने खौफ को ही अपना सबसे बड़ा हथियार और अपना सबसे बड़ा व्यापार बना लिया। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं डोंगरी की उन तंग गलियों से, जहां 26 दिसंबर 1955 को इस शख्स का जन्म हुआ। परिवार में 11 भाई बहन थे और उस दौर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ करता था। अब ध्यान दीजिए, उस वक्त डोंगरी में दो बिल्कुल अलग दुनिया एक साथ बसती थीं। एक तरफ पिता इब्राहिम कास्कर थे, एक बेहद ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल। वो पूरी निष्ठा से कानून मानते थे, लेकिन फिर भी गरीबी से जूझ रहे थे और ईमानदारी की उस वर्दी को समाज में कोई खास रुतबा नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ डोंगरी का अंडरवर्ल्ड था। वो क्रिमिनल डॉन्स जो रात के असली राजा थे, जिनके पास बेहिसाब दौलत थी और जिनसे हर कोई खौफ खाता था। यहीं से पावर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। मन में एक सीधा सा सवाल उठा, अगर कानून इतना मजबूत है तो लोग उससे डरते क्यों नहीं? और जो लोग कानून तोड़ते हैं वो इतने ताकतवर कैसे हैं? इस सवाल ने क्लासरूम को हमेशा के लिए छुड़वा दिया और डोंगरी की गलियां ही असली स्कूल बन गई। और सच कहूं तो ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ था। 1960 के दशक की शुरुआत में छोटी मोटी चोरियों से शुरुआत हुई। फिर 70 के दशक में ब्लैक मार्केटिंग का दौर आया और 70 के दशक के आखिर तक आते आते कदम बड़े स्मगलिंग ऑपरेशंस में रखे जा चुके थे। इस पूरे सफर में कोई हड़बड़ी नहीं थी। ये असल में एक ट्रेनिंग फेज था, जहां चुपचाप अंडरवर्ल्ड की बारीकियां सीखी जा रही थी और एक बहुत ही सॉलिड नेटवर्क तैयार हो रहा था। और यहीं से आता है वो टर्निंग पॉइंट, अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन। 1970 के दशक में हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े डॉन्स को काम करते देखकर एक बात तो साफ हो गई थी कि क्राइम को जज्बातों या पुरानी दुश्मनी से नहीं चलाया जा सकता। क्राइम को चलाना होगा एकदम ठंडे दिमाग से, बिल्कुल एक बिजनेस की तरह। डी कंपनी नाम का ये नया सिंडिकेट किसी आम गैंग की तरह नहीं, बल्कि एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह काम करता था। इसके बाकायदा अलग अलग विंग्स थे। पैसे का हिसाब रखने के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटेंट्स, पुलिस और कोर्ट से बचाने के लिए शार्प लीगल टीम्स, जमीन पर काम करने वाले फील्ड ऑपरेटिव्स और हर खबर रखने के लिए अपनी खुद की एक इंटेलिजेंस विंग। हर काम को ऐसे बांटा गया था कि अगर एक हिस्सा टूट भी जाए ना तो पूरा स्ट्रक्चर कभी ना गिरे। 1980 के दशक तक आते आते ये सिंडिकेट मुंबई के रियल एस्टेट, पोर्ट्स और यहाँ तक कि बॉलीवुड का इनविजिबल टैक्स कलेक्टर बन चुका था। जरा सोचिए, बॉलीवुड में कौन सी फिल्म बनेगी, हीरो कौन होगा, फंडिंग कहाँ से आएगी और प्रॉफिट कैसे बटेगा, ये सब कुछ डिक्टेट किया जाने लगा था। और ये करोड़ों का रिटर्न दुबई के जरिए इतनी सफाई से लॉन्डर होकर वापस आता था कि किसी की इसके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन फिर आया 1993, वो साल जिसने क्राइम सिंडिकेट को रातों रात एक टेरर नेटवर्क में बदल दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों ने मुंबई को तोड़कर रख दिया था और उस वक्त मास्टरमाइंड दुबई में बैठा था। वहां से जो रिस्पॉन्स आया वो रूह कंपाने वाला था। 257 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 12 मार्च 1993 का वो काला दिन, जब 13 कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट्स ने मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज, जवेरी बाजार, होटल सी रॉक और एयर इंडिया बिल्डिंग जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों को चंद मिनटों में मलबे में तब्दील कर दिया। 257 मासूमों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस खौफनाक हमले को बहुत ही शातिर तरीके से प्लान किया गया था। सबसे पहले पाकिस्तान के रास्ते भारी मात्रा में आरडीएक्स स्मगल किया गया। फिर हमले को अंजाम देने वालों के लिए गुप्त ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए और आखिर में टाइमिंग ऐसी सेट की गई कि मैक्सिमम सिविलियन डैमेज हो।
टाइगर मेमन ने जमीन पर इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया, लेकिन तार उसी सेंट्रलाइज्ड मास्टरमाइंड से जुड़े थे जिसने अब आतंकवाद की वो लाइन पार कर ली थी जहां से कोई वापसी नहीं थी। ब्लास्ट की तुरंत बाद टाडा लागू हुआ, संपत्तियां सीज हुईं, लेकिन तब तक मास्टरमाइंड दुबई से गायब हो चुका था और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा डिप्लोमेटिक ग्रिडलॉक जो आज तक अनसुलझा है। एक तरफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियों का पुख्ता दावा है कि वो शख्स कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक भारी सुरक्षा वाले बंगले में रहता है और उसे कथित तौर पर आईएसआई का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स क्या है? पूरी तरह से इनकार। पड़ोसी देश का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि वो शख्स उनकी सीमाओं के अंदर मौजूद ही नहीं है। और इसी डिप्लोमेटिक खींचतान के बीच ये नेटवर्क ग्लोबल बन गया। अब ये सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। यूके, यूएई, साउथ अफ्रीका और मलेशिया में हवाला और रियल एस्टेट का जाल बिछ गया। अफगानिस्तान से ग्लोबल ड्रग स्मगलिंग कंट्रोल होने लगी और इंडिया में फेक करेंसी का धंधा। ये पूरा का पूरा सिस्टम पेपरलेस था, जिसने दुनिया भर की पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट को बुरी तरह उलझा कर रख दिया। इस शैडो एम्पायर का स्केल समझना है तो इस नंबर को देखिए, $2 बिलियन। इंटेलिजेंस के मुताबिक इस सिंडिकेट का सालाना टर्नओवर इस चौंकाने वाले आंकड़े तक पहुंच गया था। ये इतना पैसा है कि कई छोटे देशों का पूरा बजट आ जाए। ये एक ऐसी पैरेलल इकोनॉमी थी जिसे रोकना अब किसी एक देश के बस की बात नहीं रही थी। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। 2003 में अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। 2015 में भारत ने कूटनैतिक स्तर पर पूरा का पूरा डॉजियर सौंप दिया, जिसमें कराची का वो स्पेसिफिक एड्रेस व्हाइट हाउस, नुमान रोड, ब्लॉक 4 तक मेंशन था। और इसी सब का नतीजा था कि 2020 में टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया, जिसका बहुत गहरा इनडायरेक्ट असर पड़ा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। इस अभेद्य साम्राज्य में दरारें भी आईं। पूर्व सहयोगी छोटा राजन के साथ एक लंबी और बेहद खूनी गैंग वॉर छिड़ गई। राजन ने खुद को देशभक्त और दाऊद को गद्दार बताकर इस पूरे सिंडिकेट को अंदर से तोड़ने की कोशिश की और मुंबई की सड़कों ने उस गैंग वॉर का सबसे खौफनाक चेहरा देखा। पर इन सब के बावजूद असल लेगेसी सिर्फ एक गैंग नहीं, बल्कि एक मॉडर्न क्रिमिनल ब्लूप्रिंट बन चुकी है। पूरी तरह से पर्दे के पीछे रहना, सिस्टम को करप्ट करना और बाहर से एक लीगल, साफ सुथरा चेहरा बनाए रखना। ये ब्लूप्रिंट इतना असरदार है कि आज भी दुनिया भर के कई क्रिमिनल नेटवर्क्स बिल्कुल इसी मॉडल को कॉपी करते हैं। 2022 में कुछ अनवेरिफाइड खबरें भी उड़ी कि उसकी सेहत गिर रही है और किसी करीबी ने ही उसे जहर दे दिया है। सबने इसके बारे में बात की, लेकिन सच कहूं तो जो लोग अंडरवर्ल्ड को करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि इस तरह की अफवाहें फैलाना भी अक्सर अपना ध्यान भटकाने और सरवाइव करने की एक कैलकुलेटेड टैक्टिक होती है। 2015 में याकूब मेमन जैसे ऑपरेटिव्स को फांसी जरूर दे दी गई, लेकिन एक कड़वी सच्चाई आज भी हमें घूरती है। 1993 के उन 257 पीड़ितों के परिवार आज भी इंसाफ के उस आखिरी चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं। जब तक इस पूरी साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड आजाद है, वो घाव कभी नहीं भर सकता। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। दुनिया एक आइडिया को कैसे गिरफ्तार करती है? डोंगरी से निकला वो इंसान अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक खुद ब खुद चलने वाला सिस्टम बन चुका है। इंटरनेशनल अथॉरिटीज आज भी बस एक परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है कि जो दिखता नहीं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।